अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले अटेंडेंस ज़रा लगा लेते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा, क्लास का जो आप लोगों को लिंक भेजा हुआ ना, ये मेरे ख्याल से उसमें एक डेट मेंशन है, जनवरी तक ये चलेगा। तो कॉन्टिन्यूसली इसी लिंक के थ्रू ही आप लोग कर रहे हैं ज्वाइन, और इसी के थ्रू ही करते रहेंगे। क्विज़ बाकी आज होपफुली मैं कोशिश करूँगा, चेक कर लूँगा, उसके मार्क्स वगैरह भी लगा दिए जाएंगे। ओके जी, अब्दुल मोईद मिर्ज़ा। अब्दुल मोईद मिर्ज़ा नहीं। अब्दुल रहमान। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अब्दुल्ला जमशेद। प्रेजेंट सर। ठीक है। अहमद अब्दाल। नहीं है। अहमद अशफाक अवान। नहीं है। अली सुहेल। प्रेजेंट सर। ठीक है। अरीब लुकमान। अरीब भी नहीं है। दानिश कुदरतुल्लाह। दानिश भी नहीं है। फ़हीम अफजल। नहीं है जी। हिशाम सरवर। नहीं है। हसन अली। हसन अली। खुरम शहजाद। खुरम भी नहीं है। और हसन अली पहले नहीं था, ठीक है जी। मोहम्मद अली हसन। मोहम्मद अली हसन भी नहीं है। मोहम्मद दाऊद मंसूर। नहीं है। मोहम्मद फारूक। मोहम्मद यस सर। फारूक मौजूद, ठीक है जी। मोहम्मद हसान सदीक। सर। ठीक है जी। मोहम्मद मजहर। मजहर भी यस नहीं है। सर। सर कहाँ पे प्रेजेंट। हम? किधर करके है मजहर? क्या आप अपनी सर आईडी से नहीं लॉगिन, किधर से आवाजें दे रहे हो? हाँ, सर ये मेरे डिवाइस का मसला है सर। हम रूममेट है सर, अब्दुल रहमान सर, इकट्ठे कर लेते होते हैं सर डिवाइस से। एक डिवाइस से दोनों इकट्ठे। तो आपका जो मसला है उसे ठीक करवा लेना मजहर। ठीक है। जी सर इस वीकेंड में जाऊंगा सर, सैटरडे को। अच्छा, मोहम्मद शहरियार।
प्रेसिडेंट सर। ठीक है जी। और मोहम्मद उमर फारूक। यस सर। ठीक है। मोहम्मद उमर हयात। उमर हयात नहीं है जी। मुजतबा आमिर। प्रेजेंट सर। ठीक है। सन्नान आमिर। ठीक है, सनान मौजूद तो है लेकिन ऑफ करके लगता है चला जाता होता है। ओके जी, सनान की चैनल लगा देते हैं। प्रेजेंट। शाहजेब अहमद कुरैशी। शाहजेब भी नहीं है, पहले तो ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, किया हुआ, नीचे बोल नहीं रहा। चलें जी। और शराज खालिद। प्रेजेंट सर। ठीक है। सुहेल करीम भुगटी। सुहेल करीम नहीं है। उज़ैर इफ्तिखार। उज़ैर इफ्तिखार भी नहीं है। या इमरान। या इमरान सुबह 5 बजे ज्वाइन कर रहा था और अभी बोल नहीं रहा। चलो, अभी जो लेट आए हैं वो बता दें, जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी। आशाम सरवर सर। शाम सरवर की लगा दी। और दानिश कुदरतुल्लाह भी आया। यस सर। हाँ जी। और सर मोहम्मद फारूक 061 की होगी। भाई जब कहता हूँ ना ठीक है तो आप मेरे इशारे समझ जाया करें ना। अब 8-10 लेक्चर हो गए अटेंडेंस लगाते हुए। ठीक है कहने का मतलब यही होता है कि लग गई है। सही है। फारूक 61 की लगी हुई है। हाँ जी। और कुछ लेट आया। चलें जी। ओके जी। लास्ट टाइम जो है वो हम डिस्कशन कर रहे थे बैट्स लॉ के ऊपर ना, कि क्या हमारे पास लिमिटेशंस हैं, क्या सिनेरियोज हैं जब हमने काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में आना होता है। तो अभी ज़रा देखते हैं कि कब जो टरबाइन है उसको ऑन वो होती है एक मिनिमम स्पीड के ऊपर, और फिर एक स्पीड के ऊपर हमें मैक्सिमम वो पावर देती है, और फिर एक टाइम आता है जब हम उसकी वर्किंग को स्टॉप करवा देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हैं कि कब कब इनसे हम यूज़फुल जो वो प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो उसे ले सकते हैं, और कब हमें उसको स्टॉप करवाना है, और आवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने घंटे चले तो हमारे पास क्या सिनेरियो बिल्डअप होगा। इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ लोगों के साथ। ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि बैट्स के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी की जो कन्वर्जन थी वो 59% थी। फिर ये कंसिडर किया गया कि आइडियली जब आप काइनेटिक टू मैकेनिकल कर रहे हैं तो कुछ बीच में लॉसेस होते हैं, रूटर जो है वो आइडली परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो अगर 80% रूटर की एफिशिएंसी लगाई जाए तो नेट शेल हमारे पास काइनेटिक टू मैकेनिकल जो कन्वर्जन है उसकी हमने 45 से 50% जो है वो एफिशिएंसी को कंसिडर किया था। ये वो बात थी जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक नया टॉपिक एक नया एक फार्मूला जो है वो स्टडी करते हैं। अब उसकी ज़रूरत
क्यों महसूस हुई है उसको भी इस पैराग्राफ को ज़रा रीड आउट करते वक्त देख लेते हैं। मैं एक हाईलाइट करता हूँ, आप पहले उसको रीड आउट करें, फिर एक्चुअली हमने देखना है कि टिप स्पीड जो रेशो का फॉर्मूला है उसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। तो जस्ट हैव अ क्विक लुक ऑन दिस हाईलाइटेड पैराग्राफ, ये जो मैंने हाईलाइट किया उसको क्विक वे में रीड करें, फिर इस पर कमेंट करते हैं ज़रा। से करीब है जो ना छुप सका वो दिख गया। ओके जी, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? फॉर अ गिवन विंड स्पीड रोटर एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ द रेट एट विच द रोटर टर्न्स, कि जिस रेट के ऊपर आपका रोटर जो है वो टर्न कर रहा है उसकी जो रोटर की एफिशिएंसी है वो उस पर डिपेंड कर रही होती है, यानी कि आरपीएम्स के ऊपर, ठीक है। सो जिसको हम स्पीड कह रहे हैं, राइट। सो इफ़ द रोटर टर्न्स टू स्लोली, दो सिनेरियो पहले देखते हैं ज़रा, जो कि अगर तो रोटर बहुत स्लोली मूव करता है या बहुत फास्ट मूव करता है या समहाउ इस सेंस में। So if the rotor turns too slowly, the efficiency drops off since the blades are letting too much wind pass by unaffected. Let's say अगर रोटर बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो दैट मीन्स कि बहुत सारी जो विंड है वो रोटर के ब्लेड्स को हिट किए बगैर ही गुजरी या अनअफेक्टेड ही गुजरी है, विंड को वैसे ही पास होने दिया जा रहा है। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड ये भी सिनेरियो हो सकता है कि इफ़ द रोटर टर्न्स टू फास्ट एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड। अब इसमें क्या होता है कि अगर रोटर बहुत ज़्यादा फास्ट टर्न करे तो उसमें क्या होता है, एक ब्लेड की जो टर्बुलेंस होती है, जब एक ब्लेड के ऊपर विंड ने हिट किया और जो एयर का सिनेरियो हमारे पास बिल्डअप होगा वो दूसरे ब्लेड को इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि एक तो विंड आ रही है और एक पहले ब्लेड की वजह से विंड जो टकराती है उसकी वजह से जो आपके पास कॉज क्रिएट हो रही, तो वो एक ब्लेड दूसरे ब्लेड की वर्किंग को इफ़ेक्ट करता है, राइट। सो इन दोनों सूरतों में एफिशिएंसी जो होगी वो हमारे पास कम होगी। इसको एक और पैरामीटर में ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। द यूजुअल वे टू इलस्ट्रेट रोटर एफिशिएंसी, उसके लिए हमारे पास है टिप स्पीड रेशो, जिसमें हम रोटर की टिप स्पीड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अपविंड स्पीड। अपविंड स्पीड वो वाली स्पीड है जो कि विंड की एक नॉर्मल स्पीड है जिस पे विंड जो है वो फ्लो कर रही है, राइट। सो जब आप फॉर्मूला के थ्रू इसको करेंगे तो ये हमारे पास आरपीएम, ठीक है, और पाई और डी डायामीटर जो ब्लेड्स का हमें गिवन होगा जब वो एक सर्कल बना रहा होता है, ठीक है, 60 इंटू वी, और वी आपके पास स्पीड है, राइट। सो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आरपीएम इज रेवोल्यूशंस पर मिनट ऑफ द रोटर जिस पे वो मूव कर रहा है, डी जो है वो रोटर का डायमीटर है और वी जो है वो विंड की स्पीड है। इसको नेक्स्ट कैलकुलेशंस में ज़रा देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की कैलकुलेशंस आती हैं। अच्छा, ये रोटर की टिप स्पीड के अकॉर्डिंगली कुछ जो टर्बाइंस हैं, राइट, ब्लेड्स की फॉर्म में या कंपनीज की फॉर्म में उसके अकॉर्डिंगली लिखा गया। लेट्स से अमेरिकन मल्टी ब्लेडेड है, ये उसकी एफिशिएंसी है। तो यानी कि अगर टिप स्पीड जो रेशो है वो आपके पास 0 से 2 के मिड में होती है, राइट, तो इसकी एफिशिएंसी आपको 30% के करीब मेरी है। ये 3 ब्लेडेड या 2 ब्लेडेड जो हैं उनका जो स्पेक्ट्रम है वो ज़रा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू द मल्टी ब्लेडेड। सो उसमें अगर आप देखें तो वो आपको टिप स्पीड रेशो जब 1 के करीब से स्टार्ट हो रही है टिल 10 तक वो आपको एक रीज़नेबल एफिशिएंसी दे रहे हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी वो टच कर रही है वो तकरीबन 45% के करीब है। फिर इसी तरह मॉडिफाइड पार्ट्स लिमिट थोड़ा मॉडिफिकेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन जो हमारे पास जो एफिशिएंसी आ रही है रूटर की, अब रूटर की एफिशिएंसी से मुराद ये है कि जो कनेटिक टू मैकेनिकल कन्वर्जन है, ये सिंबल में साथ में यूज़ हो रहा है सीपी का। तो ये जब आप कैलकुलेशंस कर रहे थे तो आपको पता है कि ये कनेटिक टू मैकेनिकल की बात हो रही है, यानी कि कनेटिक टू इलेक्ट्रिकल की भी बात नहीं हो रही। और ये भी हमने देखा कि मेजॉरिटी टाइम के लिए हमारे पास 2 या 3 ब्लेडेड जो हैं वो एक रीज़नेबल परफॉर्मेंस दे रही हैं। और ये जब हम 2 ब्लेडेड या 3 ब्लेडेड को डिस्कस कर रहे थे तो ये भी हमने बात की थी कि मोस्टली जो है वो 2 ब्लेडेड या 3 ब्लेडेड ही जो हैं वो
यूज़ हो रही जितनी भी अब मॉडर्न टर्बाइन्स हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पर हमें स्पीड जो है वो किस स्पीड पे विंड मूव करती है और टर्बाइन जो है वो या किस स्पीड पे नहीं करती। पहले थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, फिर इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़रा अच्छे वे में एलेबोरेट करेंगे। पहले तो ग्राफ को ज़रा रीड आउट करते हैं, फिर इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये अगर आप देखें तो इसके वाई एक्सिस पे है पावर डिलीवर्ड, जो रोटर जो है वो रेटेड पावर जो हमें मिल रही है, ठीक है। सो एक ये वर्ड लिखा हुआ वीसी, तो अगर आप देखें कि वीसी से पहले अगर मैं कुछ एरिया को हाईलाइट करूं तो बिफोर वीसी आपके पास कोई भी पावर नहीं है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, तो मेरे पास ज़ीरो पावर मुझे मिल रही है वीसी से पहले। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये वीसी क्या होता है। वीसी क्वेश्चन लिखा हुआ कट इन स्पीड। अब आपको पता है कि विंड लेट से मूव कर रही है 0 मीटर, अगर चल ही नहीं रही, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। जब भी आपने किसी चीज़ को रोटेट करवाना था तो आपको पता है कि आप एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है उसको सप्लाई करते हैं ताकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स आए, वो चीज़ रोटेट करे। तो जब आगाज़ में स्पीड 0, 1, 2, 3 होगी, डिपेंड करता है कि क्या वेट है, क्या फोर्स रिक्वायर है, तो टर्बाइन मूव नहीं करेगी स्टार्ट में जब स्पीड कम होगी। लेट से अब स्पीड थोड़ी ज़्यादा होने लगी है, 4 या 5 है, ये वो वाला पॉइंट होगा जबकि विंड टर्बाइन मूव करेगी, उसके ब्लेड्स मूव करेंगे, अब आपको एनर्जी मिलना शुरू होगी। इससे पहले क्यों नहीं मिल रही थी कि विंड की जो स्पीड है वो बहुत कम थी, वो उसको रोटेट ही नहीं करवा रही थी। और जब आपका रोटर ही रोटेट नहीं करेगा, जब मैकेनिकल एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो इसीलिए ग्राफ में हमें नज़र भी आ रहा है कि वीसी से पहले, यानी कि कट इन विंड स्पीड से पहले हमारे पास कोई भी पावर नहीं है। फिर आपके पास स्पीड अब बढ़ना शुरू हो गया, लेट से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्पीड बढ़ रही है। अब अगर आप देखें, अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे पावर भी बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ और पावर है, इस पॉइंट पर कुछ और पावर थी, इस पॉइंट पर कुछ और पावर है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको आप कहते हैं वी रेटेड। ग्रेजुअली स्पीड बढ़ रही है और पावर बढ़ रही है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जो टरबाइन की जो नेम प्लेट है, जो उसके ऊपर मेंशन होता है, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर जो रेटेड पावर लिखी होगी उसका मतलब है कि वो वी रेटेड स्पीड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक कहा था कि आप विंड की कोई एक दो स्टडी करें और उसकी कोई शीट्स वगैरह देखें, लेकिन आप लोग ना काम नहीं करते। मुझे किसी दूसरे वे में देखना पड़ेगा कि जो मैं आपको काम कहता हूँ आप काम करते हैं या नहीं करते ना, ठीक है। तो मेरी याददाश्त इतनी बुरी नहीं है कि मैं जो काम कहूँ वो भूल जाऊँ। तो आप थोड़ा इजी ले रहे हैं, मुझे लगता है। जो टास्क आपको कोई काम कहा जाता है और साफ ज़रा ग्रेडेड भी नहीं होता, पूछा भी नहीं जाता, कोई ख़ास डेडलाइन भी नहीं होती, लेकिन अभी 7वीं में भी जाके मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं हुआ कि आप किसी चीज़ को देखते हो। तो चलें इसको तो किसी फ्री टाइम में देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे मैंने हैंडल करना। और क्योंकि आपने किसी ने सर्च ही नहीं किया, किसी ने डेटा शीट देखी नहीं होगी, तो उसको क्या आइडिया कि क्या वहाँ पे मेंशन होता है, या क्या उसकी रेटेड पावर होती है टर्बाइन की, या क्या सिनेरियो है हमारे पास। सो जब रेटेड स्पीड आपके पास एक सर्टेन रेटेड स्पीड के ऊपर, अच्छा इसमें यह है कि अगर आप इस तरह चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना, तो फिर मैं मिड में या फाइनल में या इस तरह की चीज़ों में फिर उस तरह की चीज़ें सेट करूँगा कि फिर वो आपको ज़रा शौक लगेगा, ठीक है। तो लिहाजा बेहतर है कि जो काम कहा जाए उसको अच्छे स्टूडेंट्स की तरह थोड़ा देखा करें। जब एक्सपोजर के लिए चीज़ें कह रहा हूँ उसके ऊपर कोई क्विज़ नहीं ले रहा, कोई असाइनमेंट नहीं ले रहा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं ले रहा, और फिर आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आप पढ़ें, ठीक है, और आप थोड़े ठीक हो जाएं, राइट। सो इस स्पीड के ऊपर आपके पास, अब आप देखें इस स्पीड के बाद वो अपनी रेटेड पावर मेंटेन कर चुका है आपके पास, एक जैसी ही उसको पावर मेरी है, स्पीड बढ़ रही है लेकिन पावर एक जैसी है, रेटेड पावर। अब फिर एक टाइम आएगा
कि जबकि हवा की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पर ब्रेकेज हो सकती है, ब्लेड्स टूट सकते हैं, नेसल टूट सकती है। तो इस स्पीड, एक सर्टेन स्पीड के ऊपर क्या होता है कि ब्रेक्स के थ्रू, जब मैंने आपको नेसल की पिक्चर दिखाई थी जिसमें सारा जो मटेरियल था जो कि टॉप के ऊपर, पोल के ऊपर लगा होता, हब की हाइट के ऊपर, जिसमें हमारे पास कंट्रोलर भी था, गियर्स भी थे, रोटर भी था, ब्रेक्स भी थी, पिच कंट्रोल के सेंस में भी था, या कंट्रोल के सेंस में एनीमोमीटर भी लगा हुआ था, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। तो उसमें ब्रेक्स क्या होता है कि एक ऐसी स्पीड जिसके बाद यानी कि कोई मैकेनिकली आपको ब्रेकेज मिल सकता है, कोई डैमेज हो सकता है, तो उस स्पीड के ऊपर फिर फोर्सफुली जो विंड टर्बाइन है उसकी वर्किंग को स्टॉप करवा दिया जाता है, यानी कि ब्रेक्स लगा के फिर विंड टर्बाइन जो है वो मूव नहीं कर रही थी, उसके ब्लेड मूव नहीं करते। साफ ज़ाहिर है अब ऐसे सिनेरियो में विंड टर्बाइन को तो उतार के कहीं शिफ्ट नहीं ना किया जा सकता, ये तो साफ ज़ाहिर उसने अपनी जगह पर मौजूद रहना है। जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं वो ये है कि विंड को स्टॉप करवा दिया। जैसे अक्सर होता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो आप जो पेडिस्टल फ़ैन वगैरह मोस्टली उसको बंद कर देते हैं या कहीं और शिफ्ट कर देते हैं या सम हो, राइट। सो इस स्पीड को हम कहते हैं फर्लिंग या कट आउट विंड स्पीड, कि जहाँ पर उसकी वर्किंग को स्टॉप करवा दिया जाता है। तो जब हम कोई डेटा शीट भी देखते हैं, अभी एक देखेंगे भी, तो उसमें भी आपको ऐसा सिनेरियो होगा कि ख़ास स्पीड तक पावर प्रोड्यूस नहीं हो रही, फिर विंड टर्बाइन जो ब्लेड्स हैं मूव करने लग जाएंगे और स्लोली स्लोली पावर में इंक्रीमेंट नज़र आएगा। फिर एक ख़ास पॉइंट आएगा रेटेड वाला कि जब आपको पी रेटेड मिलेगी। इस चीज़ को ज़रा देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास डायमीटर मेंशन है, ये रेटेड पावर मेंशन है किलोवाट्स के अंदर 7000। अगर आप देखें तो 0 पे भी ये नहीं चली, 1 पे भी ये नहीं चली, 2 पे भी ये नहीं चली, इसकी 3 पे भी नहीं चली, 4 पे इसने वर्किंग स्टार्ट की है, जो कि इसकी कट इन जो है वो विंड स्पीड है, ये इस पे इसने वर्किंग स्टार्ट कर दिया। अब आपको 120 पावर मेरी 5 पे, आपको 480, 6 पे ये इंक्रीज़ हो रही है। ये जिस तरह ग्राफ, ये जिस तरह ग्राफ के अंदर इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रही, राइट। सो उसके बाद अगर हम देखें तो 15 वो रेटेड स्पीड है, जब आपके पास जो 7000 जो उसकी रेटेड पावर थी वो अचीव हो चुकी है। तो 15 स्पीड के ऊपर फिर आपको एक कांस्टेंट पावर मिलेगी, ठीक है जी। ये आपके पास वी रेटेड के ऊपर आपको कांस्टेंट मिल रही है, ये आपको वी सी है जब उसने वर्किंग स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी तरह आप इसको चलाते रहते 7000। फिर एक टाइम आएगा कि अब अगर स्पीड एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा होती है तो आपको इसको ऑफ भी करवाना पड़ेगा थ्रू ब्रेक्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 25 के बाद जो है वो इसको स्टॉप करवा दिया जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें, एक और ले लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, सुज़लॉन की। इसकी जो रेटेड पावर है वो 2100 किलोवाट है, यानी कि 2.1 मेगा की है। डाया जो है वो दैट इज़ 97, और पावर जो है वो किलोवाट के अंदर। ओके जी, अब ज़ीरो स्पीड पे ज़ीरो मिल रही है, 1 पे भी ज़ीरो पावर है, 2 पे भी ज़ीरो है, ये 3 पे स्टार्टिंग ले रही, ठीक है। 3 जो मीटर पर सेकंड पे आपको 20 मिल रहा है, राइट। क्योंकि इसका अगर देखें तो इसका डाया 164 है,
उसके अकॉर्डिंगली ब्लेड्स का वेट और वो सारी चीज़ें भी उसी तरह की होंगी। उसको एक जो फोर्स लगानी है रोटेटिंग, इसका ज़रा डाया कम है तो ये थोड़ी कम स्पीड पे रोटेट कर गई है, ठीक है। और उसके बाद देखें 80 मिल गया पावर, पावर अब इंक्रीज़ हो रही, पावर इंक्रीज़ होती जा रही। हाईलाइट उसको मैं कर रहा हूँ साथ साथ। 11 मीटर पर सेकंड के ऊपर वो बी ए बी नहीं हुई अचीव, 12 पे भी नहीं, 13 पे जाकर हुई है। 13 मीटर पर सेकंड के ऊपर 2100 किलो वाट जो वो अचीव हो चुकी है। अब ये वी रेटेड है, 15 पे भी उतनी स्पीड बढ़ रही है, उसने अपनी मैक्सिमम जो थी वो अचीव कर ली है। तो 20 के बाद जो है वो 21 जब स्पीड आएगी तो ये वो फर्लिंग स्पीड है जो ऊपर इसको इसकी वर्किंग को जो है वो स्टॉप करवा दिया जाएगा। वापस आ जाते हैं जहाँ पे हमने ग्राफ को ज़रा डिस्कस करे थे। अच्छा, इसमें एक ये भी सिनेरियो होता है, अगर आप टॉप पे देखें तो लिखा हुआ है शेडिंग द विंड ना। तो अब लेट से वी रेटेड आपके पास आ गया स्पीड, उस पर आपको रेटेड पावर भी अचीव हो चुकी है। तो फिर कुछ जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उसने जो रूटर है ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी देनी है क्योंकि ज़्यादा विंड अवेलेबल होगी। तो वो आपकी माइट भी जो रेटेड जनरेटर है उसकी वाइंडिंग्स और वो उसके अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश ना हुआ हो तो कुछ जो पावर होती है उसको शेड किया जाता है, यानी कि पिच कंट्रोल्स के थ्रू, ब्लेड्स के थ्रू, ठीक है। उस पावर को यानी कि ज़ाया वाला सिनेरियो कर दिया जाता है, क्योंकि हमने 3 टाइप्स देखी थी, पिच कंट्रोल की तरफ, एक्टिव, स्टॉल और इस तरह के सिनेरियो। फिर एक ख़ास लिमिट आती है जब शेडिंग से चीज़ बाहर हो जाती है तो फिर उसको स्टॉप करवा दिया जाए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ कट इन स्पीड को अब जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो मैं बता रहा था कि लो स्पीड विंड्स मे नॉट हैव इनफ पावर टू ओवरकम फ्रिक्शन इन द ड्राइव ट्रेन ऑफ द टर्बाइन, राइट, एंड इवन इफ दिस does happen, the generator is rotating, the electrical power generated may not be enough to offset the power required by the generator field windings. वाइंडिंग्स को उतनी नहीं पावर मेरी, एक्साइटेशन नहीं हो रही, एनर्जी नहीं मेरी, आपको पावर वगैरह नहीं मिलेगी। सो कट इन विंड स्पीड इज मिनिमम नीडेड टू जनरेट नेट पावर। ये वो मिनिमम पॉइंट है जिसके बाद आपको वर्किंग मिलना शुरू हो जाएगी। सो नो पावर इज जनरेटेड एट विंड स्पीड्स बिलो वीसी, ये भी हमने ग्राफ के अंदर देखा। सो दैट पोर्शन ऑफ द विंड्स एनर्जी इज वेस्टेड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो फॉर्चुनेटली उसने कहा हुआ कि फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लो स्पीड्स के ऊपर एनर्जी नहीं हमें मिलती, तो लिहाजा अगर लो स्पीड विंड्स वेस्टेड भी हो जाती है तो उस पर कोई इशू वाली बात नहीं है। रेटेड विंड स्पीड, as velocity increases above the cut-in wind speed, the power delivered by the generator in the idealized curve rises as the cube of the wind speed, क्योंकि हमें पता है पावर का जो फॉर्मूला दैट इज़ 1/2 डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी का क्यूब। सो बिल्कुल बात ठीक है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है आपको पावर जो है वो इंक्रीज होगी स्पीड का क्यूब के साथ। व्हेन विंड रीचेज द रेटेड विंड स्पीड VR, द जनरेटर डिलीवर्स एज मच एज पावर एज इट इज़ डिज़ाइंड फॉर। सो जिसके लिए आपने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, जो उसकी रेटेड पावर है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वर्किंग देगा। ये हम देख भी रहे हैं कि वी रेटेड पे आपको मैक्सिमम पावर मेरी। अब आगे जो लिखा होता है कि अबव VR, ठीक है, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम दे चुका है। above VR there must be some way to shed some of the wind power, right? Else the generator may be damaged। साफ ज़रा वाइंडिंग्स हैं उसको अगर ज़्यादा मिलेगी और मैकेनिकल अगर पोर्शन है तो उसकी ब्रेकेज का इशू हो सकता है। और कैसे होगी पावर की शेडिंग, वो आपको पता है कि पिच कंट्रोल्ड मैकेनिज्म्स जो हमने डिस्कस किए थे। अब जो कट ऑफ स्पीड है, ये सारी वही चीज़ें डिस्कस हुई हैं जो कि हमने पहले देखा था कि एंगल ऑफ अटैक को मिनिमाइज़ कर दो, ठीक है। ओके जी, कट आउट और फर्लिंग स्पीड है वो क्या होती है?
At some point, the wind is so strong that there is a real danger to the wind turbine. At this wind speed, we have called the cutout wind speed or the furling wind speed. Furling is the term used in sailing to describe the practice. ये अब जो जहाज के सेंस में फर्लिंग की टर्म यूज़ होती है जहाँ से ली गई है. सो द मशीन मस्ट बी शट डाउन. अब इसके बाद जो मशीन को है वो बंद करवा दिया. जो अगर मशीन हमारे पास कौन सी है, यानी कि विंड टर्बाइन है, उसको थ्रू ब्लेड्स उसको बंद करवा दिया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है कि ब्रेक्स जो हैं वो रूटर को लॉक कर देंगे. और आपके पास डेफिनेट सी बात है, जब आप लॉक करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो पावर है वो ज़ीरो हो जाएगी. राइट. सो ये वो सिनेरियो था जो कि हमने स्टडी किया. राइट. अब इस पैराग्राफ को थोड़ा रीड आउट करें, हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रेटेड स्पीड के ऊपर सेम जनरेटर या लार्ज जनरेटर अगर हम यूज़ करते हैं या सेम डाया का या डाया वगैरह उसका चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो बिल्डअप होता है. अब ये जो आपके पास लेट्स से सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है, इसमें आपके पास क्या है कि जनरेटर दो चीज़ें हैं बेसिकली. आपने ट्रेड ऑफ करना है रूटर का जो डाया, ठीक है, और जो जनरेटर का साइज़ है, यानी कि इन दोनों को चेंज करने से हमारे पास पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, एनर्जी हमें किस टाइप की मिल सकती है. इस पे हमने दो ग्राफ्स बनाए हैं. अब लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर का साइज़ सेम है, जनरेटर को आप चेंज नहीं कर रहे, सेम साइज़ का जनरेटर है. राइट. और आप क्या कर रहे हैं कि रूटर का जो डाया है उसको आप चेंज कर रहे हैं. ये दैट इज़ द लार्ज और दैट इज़ द स्मॉल डायमीटर. स्मॉल डायमीटर का मतलब ये है कि पहले कोई ना कोई उसका डायमीटर था, अब आप थोड़ा ज़हन में ला रहे हैं कि अगर मैं लार्ज डायमीटर वाला बना दूँ रूटर तो ओके जी. लार्ज डाया करें तो आपके पास क्या है कि आपको जो वी रेटेड है वो थोड़ा सा रेटेड जो पावर है वो पहले वाली जिस स्पीड के ऊपर रेटेड आपको पावर मिली थी उससे थोड़ा सा अर्ली आपको पावर की वैल्यू मिलना शुरू हो गई है. यानी कि फॉर एग्जांपल पहले 10 के ऊपर अगर रेटेड स्पीड के ऊपर मिली थी तो अब 9 के ऊपर मिल सकती है. पहले लेट्स से 8 के ऊपर मिली थी तो अब 7 के ऊपर मिल सकती है रेटेड पावर. अब लेकिन अगर आप जनरेटर का साइज़ चेंज कर देते हैं, यानी कि डायमीटर सेम ही है, ठीक है, जनरेटर का साइज़ अब आपने चेंज कर दिया, सेम डायमीटर वही रूटर है, तो अब इसको देखने की ज़रूरत यह है कि जब जनरेटर का साइज़ कम था ना, तो इसको मैं पॉइंट लगा रहा हूँ 1 सपोज, जब जनरेटर का साइज़ कम था तो आपको रेटेड पावर मेरी थी कुछ, फॉर एग्जांपल इसको 4 कह लेते हैं. राइट. अब आपने लार्ज जनरेटर किया है तो अब आपके पास 0.2 जो है इसके ऊपर जो आपको रेटेड पावर मेरी है वो डेफिनेट सी बात है उससे ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल अगर पहले 4 मेरी थी तो अब 4.5 किलोवाट आपको मिल रही होगी. सो ये जो सेकंड टेक्निक है वो थोड़ी यूज़फुल हो सकती है, लेकिन डेफिनेट सी बात है जब आप लार्ज जनरेटर की तरफ जाएंगे तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज होगी. लेकिन सेम सिनेरियो है कि अगर आप रूटर का डाया स्मॉल है तो आप उसको अगर लार्ज डाया करते हैं वहाँ पे भी प्राइस का आएगा. तो ट्रेड ऑफ इस सेंस में होगा कि देखा जाएगा कि पावर कितनी मेरी और क्या यानी कि उनकी वैल्यूज़ हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं, क्या कॉस्ट है, एनर्जी जो हमें मेरी उसके कंपेरेटिवली. ठीक है जी. तो यहाँ पे भी ये लिखा गया कि इंक्रीजिंग द रूटर डायमीटर व्हाइल कीपिंग द सेम जनरेटर, यानी कि ये लेट्स से
केस 1 आपके पास डिस्कस है कि इंक्रीजिंग द रोटर डायमीटर व्हाइल कीपिंग द सेम जनरेटर शिफ्ट्स द पावर कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट सो दैट द रेटेड पावर इज रीच्ड एट अ लोअर विंड स्पीड। तो इसमें जो पावर है वो थोड़ा सा पहले अचीव होगी है। दिस स्ट्रेटजी इंक्रीज आउटपुट पावर फॉर लो विंड स्पीड। सो अगर आपने लोअर विंड स्पीड्स के ऊपर पावर को अचीव करना है तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड कीपिंग द सेम रूटर बट इंक्रीजिंग द जनरेटर साइज allows the power curve to continue upward to the new rated power। क्योंकि अगर आप जनरेटर साइज चेंज कर देते तो आपके पास ज़्यादा पावर आएगी, जिसको मैंने लेबलिंग में लेट से 4 से 4.5 की तरफ मेंशन किया। सो फॉर लोअर विंड स्पीड देयर इज़ नॉट मच चेंज। जैसे वो पहले वाली लोअर पे जल्दी अचीव कर लेती थी, वो वाला इसमें सिनेरियो नहीं है। बट इन एन एरिया विद हायर विंड स्पीड इंक्रीजिंग द जनरेटर रेटेड पावर इज़ अ गुड स्ट्रेटजी। सो अगर आप ये चाहें कि आपको पावर ज़्यादा मिले, सो उसमें ये हो सकता है। तो देर इज़ अ वे कि अगर डिज़ाइनिंग में इसके ऊपर सोचना हो तो ये सोचा जा सकता है। ये वो चीज़ है कि अगर आप यानी कि डाया या जनरेटर के साइज़ के साथ थोड़ा ट्रेड ऑफ करते हैं तो आपकी जो रियल पावर कर्व्स हैं, जो कि आपने पावर कर्व्स ऊपर देखी हैं, उनके साथ क्या सिनेरियो होगा। तो ये थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस थी जो कि पॉसिबल हो सकती हैं। अब ये डिफरेंट विंड स्पीड्स के ऊपर लेट से आपके पास 600 की ये, ठीक है, 600 किलो वाट की ये 42 डाया साथ में। इसी तरह 1000 के ऊपर 54 उसका डाया है। इसी तरह 1500 आपको रेटेड पावर मेरी और 64 इसका डाया। सो यहाँ पे आपको लेट से 15 या 100, यहाँ पे आपको 1000 सॉरी या 600, यहाँ पे एक सिनेरियो डेवलप हो चुका होगा। बल्कि यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देखें ये 4 के ऊपर मैंने हाईलाइट किया है। इससे पहले पहले आपको पावर नहीं मिल रही, ठीक है, इससे पहले पहले आपको पावर नहीं मिल रही। तो ये कौन सी स्पीड है फिर? ये 4 के करीब जो है, ये कट इन है, रेटेड है, या फर्लिंग स्पीड है? 4 फर्लिंग सर। अच्छा, और कोई जी फर्लिंग वैसे क्या मतलब, यानी कि फर्लिंग किस सेंस में ज़हन में आया कि फर्लिंग क्या देते हैं? जैसे कि टरबाइन मतलब के विंड आ रही है कुछ सर ये कट इन स्पीड है। इससे पहले आपके पास टरबाइन मूव नहीं कर रही थी और इस स्पीड पे उसने मूव करना शुरू किया, तो दैट इज़ द कट इन स्पीड। फर्लिंग वो वाली स्पीड होती है कि जब आपके पास स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और आपको ब्रेक लगा के उसको बंद करवाना पड़े, ठीक है। तो 24 के बाद सोचा जा सकता है कि फर्लिंग स्पीड होगी, नॉट ऑन 4 पे तो अभी उसने वर्किंग स्टार्ट की है। तो दैट इज़ द कट इन स्पीड। रेटेड पावर मुझे बताएं कि रेटेड पावर कौन सी स्पीड पे मेरी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 642 डाया वाले के सिनेरियो को कंसिडर करता हूँ, वेस्टास की जो आपके पास V42 600/42, अगर ये टर्बाइन यूज़ करते हैं हम, तो इसमें रेटेड पावर कहाँ पे आपको मिल रही है, कितनी की स्पीड पे अप्रॉक्सीमेटली? सर 14। अप्रॉक्सीमेटली जो है ना ये 14, ठीक है। ये इस पे अगर मैं देखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 14 पे कैसे पता चला? क्योंकि 600 इसने अचीव करनी थी, तो 600 ये 14 के करीब अचीव कर चुकी है। अब इसकी लाइन जो है ना वो कांस्टेंट है, ये देख। उसके बाद स्पीड बढ़ी भी है, 15, 16, 17, 20, 24, ठीक है, बड़ी भी स्पीड है, लेकिन आपको एक रेटेड पावर ही मिली थी। तो यहाँ उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर 24 फर्लिंग या कट आउट स्पीड आएगी कि जब आपको ब्रेक्स लगा के उसको पास किया जाता है। सो खैर ये अभी तक जो पढ़ा था उसकी समरी थी, बड़ा इजीली आपने ग्राफ्स के थ्रू उसको जज कर लिया, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी हैं इनको हम बड़ा इजीली जो है वो पिक कर सकते हैं। और हमें जो चीज़ें लिखी हुई थी मॉडल वगैरह, उनकी रीडिंग भी थोड़ा सा मैंने करने की कोशिश की आप लोगों के साथ, तो वो भी हमें आइडिया हो रहा था कि इसको हमने रीड आउट कैसे करना। अब नीचे क्वेश्चन भी है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं।
अब इसको ज़रा रीड आउट करें एग्जाम्पल 7.4 की वर्डिंग को, फिर हम देखते हैं इसको। ओके जी, कर लिया रीड थोड़ा सा। आपके पास क्या है कि 82 मीटर डाया गिवन है और 165 मेगावाट। अब ये 165 मेगावाट क्या चीज़ है भला? रेटेड पावर है। ये रेटेड पावर है, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि 1.65 आपको मिल रही हो, ये अब आप इस कोर्स के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि ये वेरी कर सकती है, इतनी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ठीक है। सो 165 उसकी रेटेड पावर है जिस पे आपका जो जनरेटर है जिस मैक्सिमम कैपेसिटी पे डिज़ाइन हुआ हुआ, राइट। सो फिक्स स्पीड विंड टर्बाइन हैज़ अ रेटेड विंड स्पीड। ये अब आपके पास देखें मेंशन है कि रेटेड विंड स्पीड, ठीक है, वी आर जो है जहाँ पर आपको मिलनी है 13 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ कनेक्टेड थ्रू अ गियर बॉक्स टू अ 4 पोल 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस जनरेटर, राइट। सो यूएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बुक है चूँकि, इसलिए 60 हर्ट्ज यूज़ करें फ्रीक्वेंसी। और पोल्स को जो है अगर फार्मूला में यानी कि पोल 120 एफ पी वगैरह वाले फार्मूला में जब हमारे पास 120 एफ ओवर पी में पोल्स आएंगे तो ये 4 पोल है। और ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपकी वो बसगी रही होगी ऐसी चीज़ों के साथ। सो हम जो काम यहाँ पे करने जा रहे हैं ये वो था कि जो जिस तरह का आपके पास रूटर लगा है, जिस तरह का जनरेटर लगा है और जो उसका डाया है, जो रेटेड पावर है, उसका एक ओवरव्यू दिया गया। करना क्या बेसिकली, व्हाट गियर रेशो शुड द गियर बॉक्स हैव। गियर बॉक्स की क्या रेशो होनी चाहिए, क्योंकि साफ ज़ाहिर गियर बॉक्स लगाएंगे कोई पर्पज़ होगा, कोई चीज़ चाह रहे होंगे। सो व्हाट गियर रेशो शुड बी, और उसमें ये भी होता है कि गियर रेशो आपने क्या रखनी है, ठीक है। तो उसको भी ज़रा देखते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली फिर काम करना था। व्हाट गियर रेशो शुड द गियर बॉक्स हैव इफ़ द टर्बाइन इज़ डिज़ाइंड टू टर्न एट 14.4 आरपीएम। सो अगर आप 14.4 आरपीएम पे चलाना चाहते हैं, ठीक है। सो उसके ऊपर क्योंकि 13 रेटेड है, पता नहीं आपको कितनी मिल रही है, पीछे से स्पीड कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही, हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं है। और हमने जो है वो इसको चलाना है 14.4 आरपीएम पे रूटर को चलाना। तो उसके लिए हमें गियर्स में क्या करना पड़ेगा, गियर बॉक्स किस तरह का लगाना पड़ेगा, वो अभी हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह की गियर रेशियो सेट करनी है हमें। और पार्ट बी में कह रहा है व्हाट इज़ द टिप स्पीड रेशियो व्हेन द विंड्स आर ब्लोइंग एट द रेटेड विंड स्पीड ना। तो टिप स्पीड रेशियो क्या होगी व्हेन द विंड्स आर ब्लोइंग एट द रेटेड विंड स्पीड। टिप स्पीड रेशियो का भी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें आरपीएम इन्वॉल्व हो रही थी, पाए था, डायामीटर था, 60 लिखा हुआ था, स्पीड लिखी हुई थी। सो ये हम चीज़ें देखते हैं। पार्ट सी में व्हाट इज़ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग रूटर, गियर बॉक्स, जनरेटर, ओवरऑल यानी कि एफिशिएंसी एंड इट्स रेटेड विंड एट इट्स रेटेड विंड स्पीड। रेटेड विंड स्पीड के ऊपर आपको ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रिकल उस सारे मैकेनिज्म को कंसीडर करते हुए। पार्ट डी जो है द पावर कर्व फॉर दिस मशीन इंडिकेट्स दैट इट विल डिलीवर हाफ ऑफ इट्स रेटेड आउटपुट इन 10 मीटर पर सेकेंड विंड्स। वो ये कह रहे हैं कि पावर जो कर्व बनती है, जो जिसको हम अभी स्टडी कर रहे थे, वी सी, वी आर और वी फर्लिंग पे जो अभी हम कर्व्स को पढ़ रहे थे, तो उससे उसको फील हो रहा था कि 8 पे आपको हाफ पावर मिलती है। सो एफिशिएंसी और टिप स्पीड रेशो क्या होगी 8 के ऊपर ना, तो वो 8 मीटर पर सेकंड के ऊपर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या एफिशिएंसी होगी। ओके, व्हाट शुड बी द
TSR tip speed ratio with 8 meter per second winds if the generator could switch from 4 pole to 6। तो ये 4 से 6 पे। अच्छा, ये इसके भी हमने पार्ट्स पढ़े। यहाँ से आपको फील हो रहा होगा कि ये बहुत एक डिफरेंट एग्जांपल है जिसमें सारी चीज़ों को लेट से कवर किया गया कि सपोज काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें और कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो और टॉपिक पे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के ऊपर, पीडीएफ सीडीएफ के ऊपर, उसका भी थोड़ा सा एक डिफरेंट टच है। इसमें भी अभी ओवरऑल हमें सो फॉर कंक्लूजन ये समरी मिल रही है कि क्या चीज़ें हमारे पास ना। सो सबसे पहले तो गियर बॉक्स जब आपने लगाना है या वो गियर्स रेशो को यूज़ करना चाह रहे हैं तो देखना ये पड़ेगा कि अच्छा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे तो पहले जो जनरेटर की शाफ्ट है वो किस पे स्पिन कर रही है, ठीक है, और रूटर किस स्पीड के ऊपर स्पिन कर रहा है, और जनरेटर को क्या स्पीड चाहिए जिस पे उसको मूव करना चाहिए, और रोटर कितनी प्रोवाइड कर रहा है, इनका हमने डिफरेंस फिर गेयर्स से निकालना है। ठीक है, जितनी आ रही है और जितनी बढ़ा के पेश करनी है वो गेयर्स हेल्प आउट करेंगे हमारी। सो जनरेटर की जो शाफ्ट है दैट स्पिन्स, उसकी आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, लैब में भी आपने यूज़ किया था, N = 120 F/P, राइट। सो F फ्रीक्वेंसी वो आपको 60 गिवन है और 4 पोल है। डेफिनेट सी बात है अगर पोल्स चेंज होंगे तो यहाँ पर आपके पास सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सो जनरेटर जो है वो फिक्स्ड स्पीड सिंक्रोनस जो जनरेटर है, ये आप बताएं कि कितनी स्पीड पे स्पिन करेगा जनरेटर। कैलकुलेशन तो हमारे सामने आ चुकी हैं। जी सर है कोई आइडिया? सर जी, 1800 पे आपके जनरेटर ने मूव करना है। सो डेफिनेट सी बात है आपके जो रूटर की स्पीड है वो आपको पार्ट ए में गिवन है कि इफ द टर्बाइन इज डिज़ाइन टू टर्न एट 14.4 आरपीएम, डिज़ाइन टर्बाइन इस तरह डिज़ाइन की गई है कि वो 14.4 आरपीएम पे मूव करेगी। रूटर की जो स्पीड ये है और आपका जनरेटर जो है, आपका जो जनरेटर है वो 18 डिमांड कर रहा है, राइट। सो किस तरह का फिर गेयर्स लगाना चाहिए, गेयर्स की रेशियो क्या होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं कि जनरेटर की स्पीड क्या रिक्वायर है, ठीक है, और रोटर की स्पीड क्या रिक्वायर है। तो गियर रेशियो जो है वो हमारे पास 125 की गियर रेशियो यूज़ करके हम 1800 आरपीएम जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये उसके बाद क्या है, ये था पार्ट ए के अंदर, ठीक है, कि 14.4 पे रूटर की स्पीड है, 18 हमें रिक्वायर है, तो गियर्स के थ्रू हम हेल्प आउट लेंगे 125। इसीलिए अक्सर टर्बाइंस में आपने देखा है कि गियर बॉक्स उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। सो सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा था टिप स्पीड आप रेशो कैलकुलेट करें 13 मीटर पर सेकंड जो है रेटेड विंड स्पीड उसके ऊपर, राइट। सो इसका भी हमने फॉर्मूला देखा था टिप स्पीड का, अभी आपको दोबारा दिखा देते हैं। आरपीएम, जिस आरपीएम पे मूव करें, और पाए कांस्टेंट है, डी उसका डाया, 60 जो है वो 60 वी 60 से कांस्टेंट, वी आपके पास आप विंड स्पीड है, डी जो है वो रूटर का डायमीटर है। ओके जी, हमारे पास जो स्पीड थी वो 14.4 है, ठीक है, साथ में पाए है, और 82 जो है वो हम बस देख लेते हैं क्योंकि 82 जो है वो डाया हमारे पास, राइट। 82 इज़ द डाया, जहाँ पे डी था कैप्स में वो 82 है, और आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, रेटेड विंड स्पीड के ऊपर, राइट। और रेटेड विंड स्पीड हमें मेंशन है हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर, दैट इज़ 13। सो यहाँ पे सारे कांस्टेंट हमारे पास उसी तरह अवेलेबल हैं, हमने जो ऊपर फॉर्मूला आपको बताया था वो हमने यूज़ कर लिया। और टिप स्पीड रेशियो जो हमारे पास आ रही है वो 4.76 है। ओवरऑल एफिशिएंसी देखते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी एट रेटेड विंड स्पीड, तो रेटेड विंड स्पीड हमारे पास 13 है,
राइट, अज्यूमिंग द स्टैंडर्ड, ये डेंसिटी आपको पता है 1.22। हमने एक टॉपिक भी देखा था जिसमें हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है डेंसिटी के ऊपर, हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे। और जब हम स्टैंडर्ड लेते हैं तो वो 1.22 हम लेते हैं, तो स्टैंडर्ड डेंसिटी ले ली गई है। जो रेटेड पावर है वो 13 है। हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला है दैट इज़ 1/2 डेंसिटी एरिया इंटू स्पीड का क्यूब है। सो हमने जब कैलकुलेशंस किए हैं तो ये हमारे पास इसके जो थ्रू फॉर्मूला जो वैल्यू आ रही है, यानी कि जो पावर अवेलेबल होती है जो कि विंड के अंदर पावर मौजूद है, उससे हम एक्सट्रैक्ट कितनी करते हैं वो एक बात की बात है। रूटर कैसा है, जनरेटर कैसा है, हवा जो है वो ब्लेड्स को टकराए बगैर गुजर गई है क्या है, ये बातें बात की हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला हमें बताता है कि विंड के अंदर क्या पावर अवेलेबल कितनी है, एक्सट्रैक्ट हम कितनी कर सकते हैं, वो भी ज़रा डिस्कस करते हैं। सो मेक श्योर करना है कि ये फार्मूला हमें ओवरऑल चीज़ें नहीं बता रही, हमें बता रहा है कि अवेलेबिलिटी कितनी है उसकी ना। सो अब इसको अगर मेगा में कंसिडर करें तो कितने मेगा बनेगा, ये मैंने हाईलाइट जो किया हुआ 7.1। ठीक है जी, 7.1 मेगावाट जो है वो 7.1 मेगावाट। अब इसको मेगावाट में क्यों दिलचस्पी थी बताता हूँ ज़रा। सो आपकी जो टर्बाइन है वो क्या है 165 मेगावाट की, कितनी 1.65 मेगावाट। अब ये ऐसी क्यों है, इधर 7.1 मेगावाट है, इधर 1.6 मेगावाट। सपोज एक आपने क्यों डिज़ाइन, तो क्या इससे क्या चीज़ महसूस होती है, क्या फील होता है, कोई एनालिसिस करना चाहेगा इस पे। यानी कि 161.65 मेगावाट की टर्बाइन है आपके पास और वो एक वैल्यू आई है 7.1 मेगावाट। इन दोनों को आपस में कंपेयर कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल तो चलिए हम कर ही रहे हैं, करते हैं ज़रा स्टार्ट। हाँ जी, कोई नहीं बंदा, ये सवाल ही समझ नहीं है। सवाल ही समझ नहीं आया। आपके पास पावर का फॉर्मूला आपने लगा के आप वैल्यू निकाली है 7.1 मेगावाट और वो कह रहा है 1.65 मेगावाट की 1.65 मेगावाट की टर्बाइन है ना। तो इनमें क्या फ़र्क क्या है फिर, 7.1 की ना टर्बाइन लगा ले, ये इतना क्यों डिफरेंस है, या इन दोनों वैल्यूज़ को आप किस नज़र से देख रहे हैं, या ये क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या फ़र्क क्या है इनके अंदर। सर 7.1 विंड की पावर है जो अच्छा। अवेलेबल है, ये दोनों अलग चीजें लग रही हैं 1.65 जो है। 7.1 मेगावाट जो है वो पावर है जो कि 13 मीटर पर सेकंड के अंदर विंड के अंदर मौजूद है। हवा के अंदर अगर 13 मीटर पर सेकंड पे विंड अगर चल रही है तो उसके अंदर जो पावर मौजूद है दैट इज़ 7.1 मेगावाट। अब इस पे एक्सट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, क्या हमारे ब्लेड का क्या डिज़ाइन है, 2 है 3 है, मल्टी ब्लेडेड है, रोटर कैसा है, जनरेटर कैसा है, क्या ये सारी चीज़ें ये डिपेंड करेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। सो जो आपने जो टर्बाइन लगाई हुई दैट इज़ 165 मेगावाट। आप अवेलेबल जो है हवा के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उससे जो आप एक्सट्रैक्ट करें वो 1.5 मेगावाट एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। कनेटिक से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, सारी लगा के। सो अगर हमने ओवरऑल एफिशिएंसी देखनी होगी यानी कि अवेलेबिलिटी कितनी है और हम कितनी प्रोड्यूस करें, सो उसको 1650 किलोवाट और 7106 किलोवाट, ताकि कैलकुलेशंस एक जैसी रहे ना, या मेगा में रख के कर लें या किलो में रख के कर लें। सो दैट इज़ 23.2% ना, ठीक है। सो अगर लेट से हम 7 प्रोड्यूस कर रहे होते, 1.65 की जगह 7 की टर्बाइन होती और एफिशिएंसी होनी थी
और अगर 6 की होती और एफिशिएंसी। तो ये पार्ट क्लियर हुआ है या थोड़ा चीज़ें क्लियर हुई हैं कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे थे, क्या चीज़ें निकली? ठीक है, मैथमेटिक्स से हट के, ज़रा कैलकुलेशन से हट के, क्योंकि पहले ओवरव्यू भी तो बनना चाहिए माइंड में ना कि हम कर क्या रहे हैं। सो जो अवेलेबल पावर थी इन द विंड वो इतनी थी, और जो हमारी मशीन एक्सट्रैक्ट करी दैट इज़ 1.65। तो हमने अगर देखा है कि ओवरऑल क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, तो एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसका कर लिया। ओके जी, अब वो कहता है कि एफिशिएंसी और टिप स्पीड रेशियो फाइंड आउट करो 8 मीटर पर सेकेंड के ऊपर। सो ठीक है जी, अब जब 8 मीटर पर सेकंड का कहा गया है तो अब आप पावर 8 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो वही जो फॉर्मूला था 1/2 डेंसिटी इनटू एरिया। अब ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, को बताया ये π/4 82 का स्क्वायर कैसे होगा, ये क्या चीज़ होगी? फॉर्मूला था ना 1/2 डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी का क्यूब। तो ये π/4 82 का स्क्वायर कैसे हो गया? सर ये ऊपर भी ऐसे ही किया हुआ। बस ये लॉजिक होगी। जैसे कल एक थर्मो की क्लास थी तो वो कह रहे थे कि सर डाटा लिखने के भी नंबर दे दे। मैं कि ये क्या बात होती, कहते वो अप्लाइड फिजिक्स में भी मिल जाते थे। ठीक है, फिर बाद में कहेंगे कि हमें जो स्किल्स सिखाई गई हैं वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली नहीं है। ओके जी, ये आपके पास आगाज़ में भी बताया था कि जो जब आपके पास ब्लेड मूव कर रहा होता है तो वो एक सर्कुलर वे बना रहा होता है। सो जो उसका एरिया कैलकुलेशन है रोटर का दैट इज़ πr²। तो अब जब आप d/2 का स्केयर लेंगे तो फिर आप नहीं कहेंगे कि ऊपर भी ऐसे था। सो दैट इज़, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, π/4 और साथ में d का स्केयर। सो दैट्स वाई π/4 और 82 का स्केयर, 82 आपको बस डाया एनी हो जी। और ये साथ में वेलोसिटी का क्यूब है। ठीक होगी बात, आप तो नहीं कहेंगे कि ऊपर भी ऐसे हैं? चलो जी, मैं आप लोगों को चेकआउट कर रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर उस हिसाब से जज करना है ना मैंने। चलें जी, पावर जो है वो आपके पास 8 के अकॉर्डिंगली जो निकल रही है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर ली। अब ओवरऑल एफिशिएंसी जब आप कैलकुलेट कर रहे थे, साथ में उसने मेंशन भी किया है कि पावर कर्व्स के अकॉर्डिंगली, अगर मैं इसको देखूँ ऊपर टॉप है, the power curve for this machine indicates that it will deliver half of its rated output in। वो कहता है कि वो अपनी पावर जो कर्व है उसके अकॉर्डिंगली पता चल रहा है कि वो हाफ पावर जो है वो डिलीवर करेगी। सो इसलिए पॉइंट, बल्कि हाफ को हाईलाइट ही नहीं किया, ठीक है जी, हाफ अपनी जो पावर है वो डिलीवर करेगी। तो इसलिए फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि 0.5 यूज़ किया हुआ है। राइट, ये उसकी वजह से। सो जब आपने कैलकुलेट किया, जो आपके पास आंसर आ रहा था और जो अवेलेबल आंसर था थ्रू फार्मूला आया और थ्रू रेटिंग्स जो आया। अब इसमें और इस फार्मूला में क्या फ़र्क है, एक ऊपर भी यूज़ हुआ है, किधर गया ये? इसमें आपने सिंपल 1650 किलो वॉट लिखा है और इसमें आपने 0.5 इंटू 1650 किलो वॉट लिखा। डिस्कस तो खैर मैं कर चुका हूँ, बता भी दिया। तो ये ऐसा क्यों किया आपने? सर उन्होंने कहा तो हुआ हाफ जो है उसको उन्होंने कहा है कि करना है। अगर 8 मीटर पर सेकंड आप लेते हैं तो इसकी ये अपनी रेटेड पावर पे नहीं चलेगा, ये अपनी हाफ ऑफ द रेटेड पावर पे चलेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली पावर कर्व्स जो बनती हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कि उसको नहीं मैं देख रहा, मैं बस वैसे उसको बना रहा हूँ कि ये सपोज आपके पास बन गया और आपको रेटेड पावर इसकी 13 थी ना,
अब साफ ज़ाहिर है जब आपने 13 अप्लाई ही नहीं किया, आपने उसको अभी 8 वैल्यू ही प्रोवाइड की है, ठीक है। सपोज यहाँ पर करके कहीं मैं 8 लिख देता हूँ, तो 8 के ऊपर तो नहीं ना उतनी पावर मिलेगी, ठीक है। 8 के ऊपर जो आपको पावर मिली होगी वो ये आपके पास V8 गाड़ी का मॉडल ही बना देते हैं, और यहाँ पे जो पावर मेरी होगी उसको मैं वैसे स्पीड के अकॉर्डिंगली V13 लिख रहा हूँ, तो वो बराबर तो नहीं होंगी ना, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है पावर कर्व का हवाला देके उसने कह दिया कि जब 8 होगा तो वो उसने कहा कि ग्राफ्स के थ्रू देखा या विजुलाइज किया तो वो हाफ ऑफ द पावर मेरी थी रेटेड, तो इसलिए उसने 0.5 मेंशन कर दिया। ये रेटेड जितनी मेरी थी वो ये है, और ये वाली चीज़ थ्रू फार्मूला आपके पास, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 49.8 है, क्योंकि जो अवेलेबल थी और जो उससे एक्सट्रैक्ट कर रही थी। अब इसका आंसर की वैल्यू क्यों बढ़ गई, इसका आपको क्यों महसूस होता है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है? इस पे कमेंट करें क्या ये ठीक है, ये 49.8 इसका आंसर आना, और ऊपर वाले का जो है वो 20s की लाइन में है और ये 40s की लाइन में है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कोई नज़र से नहीं देखते? बंदे कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे? हाँ जी भाई बताएं। सर इसका ये हो सकता है कि रेटेड विंड स्पीड में जब एफिशिएंसी कम होती है अच्छा, बेसिकली इसका एनालिसिस ये है कि जब आपके पास अवेलेबल लेट से रेटेड जो पावर है उसके ऊपर जो अवेलेबल जो स्पीड होती है ना वो 13 मीटर पर सेकंड थी, और उसके ऊपर आपको पावर भी 7.1 मेगावाट मिली थी, तो वो आपने एक्सट्रैक्ट करनी थी, ठीक है। अब जब आपने 8 के ऊपर कैलकुलेशन किया तो एयर के अंदर जो मौजूद है, एयर के अंदर मौजूद ही 1.656 इंटू 10⁻³ जो है ये एयर के अंदर मौजूद है। तो जब एयर के अंदर मौजूद ही कम है तो कम मौजूद वाली में से जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे बहुत आपने बेहतरी दिखाई है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 100 पहले अवेलेबल थी, सपोज मैं कहता हूँ, तो उससे आप 25 प्रोड्यूस कर लेते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे 75 को खा गए सपोज, तो लगेगा कि यार ये आपने 75% पे वर्क क्यों नहीं किया, ठीक है। अब आपके पास सपोज अवेलेबल ही 50 है, ठीक है। तो अब अगर आप सपोज कोई 23 को टारगेट कर लेते हैं, ये इस तरह किसी वैल्यू को टारगेट कर लेते हैं, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग है वो 22 हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं कि टारगेट तो अभी पहले आपने 25 टारगेट कर रहे थे सपोज, अब आप 23 को टारगेट करें, टारगेट की निस्बत तो शायद कम ही फील हो रहा हो या करीब करीब ही फील हो रहा हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। लेकिन ये है कि जो अवेलेबल पूल था उसमें से आपने मैक्सिमम ट्राई किया अचीव करने की, समझ रहे ना। तो अवेलेबिलिटी में से जो एक्सट्रैक्शन है वो आलमोस्ट ऐसे फील हो रहा है जैसे करीब करीब है या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो सेकंड केस है जो कि 8 मीटर पर सेकंड के ऊपर है, तो जब आपने फार्मूला लगाया 13 की जगह जब 8 का क्यूब लिया तो वो बता रहा है कि अवेलेबल ही कम है। ये जो अवेलेबल है वो 1.656 के करीब करीब जाके आपके पास अवेलेबल, तो अवेलेबल ही कम थी, और कम अवेलेबिलिटी के ऊपर आपने जो ट्राई किया इस वजह से आपका आंसर आपको 49.8 नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर लेट से मैं इसको कहूँ ऊपर वाले पार्ट को कि 13 की बजाय इसको 25 पे सॉल्व करो, जो प्रीवियस पार्ट है 7.1 मेगावाट वाला, तो
तो अगर मैं इसको 25 पे ट्राई करता हूँ तो 7.1 की जगह आंसर और ज़्यादा आएगा। 13 पे ट्राई किया कुछ और है, 25 पे ट्राई करता हूँ कुछ, मैं सपोज वैसे ही लिख देता हूँ, सपोज मेरे पास 12 मेगावाट आ रहा है। तो अब कोई बंदा अगर कहे कि 25 के ऊपर 12 मेगावाट अवेलेबल है और ये लेट से टरबाइन लगा रहे हैं सपोज 1.65 की, ठीक है, तो उसके मुताबिक हमारी एफिशिएंसी कुछ और होगी, राइट। फिर जब ये तो पार्ट डिपेंड कर रहे हैं ना 13 है 14 है 20 25, लेकिन ये फिक्स आपने किया हुआ 8 मीटर पर सेकंड के ऊपर 49.8। इसी को ही अगर आप रेटेड जो पावर है इसको अगर आप 13 की बजाय अगर रेटेड पावर आप 10 पे अचीव कर लेते हैं तो आपके पास पार्ट सी की भी एफिशिएंसी आपको फील होगा कि जैसे बेहतर बेहतर, ठीक है। तो फर्क ये है कि अवेलेबिलिटी में से आपने चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर अवेलेबल कम थी तो कम अवेलेबल में ऐसे फील हो रहा जैसे बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है जी। सो मैं क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग को। चलिए जी, अब आगे टिप स्पीड रेशियो है, वो उसी तरह डायामीटर है, आरपीएम्स हैं और 60 के साथ स्पीड मेंशन होती है। तो यहाँ पर आप 8 पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में 13 था, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 8 है क्योंकि वो उसने रेटेड पे कहा था और ये 8 मीटर पर सेकंड पे कहा, तो ये 7.7 आ गया आपके पास। इसी तरह उसने कहा था कि अगर आप स्विच कर दें 4 पोल से 6 पोल्स के ऊपर तो तब देखें कि क्या सिनेरियो बिल्डअप होता है। और 120F/P फॉर्मूला लगा दिया, पोल का जो है वो 6 पोल्स हैं। तो अब आपके पास जो आपने इसको स्पिन करवाना है वो 1200 पे करवाना है। पहले मेरे ख्याल से 18 पे था, 1800 पे था, राइट। पहले आपके पास 1800 पे था। सो बेसिकली टिप स्पीड रेशियो कैलकुलेट करें। ओके जी, हमने गे रेशियो कैलकुलेट की थी, दैट वाज 125, ठीक है। 125 की गेयर रेशियो थी, ऊपर वाले पार्ट में हमने कैलकुलेट की, वही गेयर रेशियो रख के 4 पोल से 6 पोल कर दिया। तो अब यहाँ पर जो रूटर की स्पीड निकलेगी, ठीक है, 1200 आपको चाहिए और 125 गेयर रेशियो थी, तो 9.6 आरपीएम पे आपका जो रूटर है वो रोटेट कर रहा होगा। अब ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ से लेके आए हैं, ये गे वही ऊपर वाले फॉर्मूला है जो कि गेयर रेशियो वाला है। गेयर रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला आता है जनरेटेड स्पीड डिवाइडेड बाय द रोटर की जो स्पीड है, ठीक है। सो इसमें हमें जनरेटर की जो स्पीड है वो फ्रेश हमने नीचे कैलकुलेट की 1200 पोल्स को चेंज करके, गेयर रेशियो यहाँ पे हम निकाल चुके थे 125, तो वही गेयर रेशियो रख के पोल्स को चेंज करने से यहाँ पर 14.4 आरपीएम चाहिए, वहाँ पर हमने देखा कि हमें 9 पॉइंट समथिंग चाहिए। सो रूटर की जो स्पीड है वो 9.6 आरपीएम है। सो यहाँ पे टिप स्पीड रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, डाया इंटू रूटर की स्पीड और आपके पास जिस स्पीड पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं और इंटू 60। तो यहाँ पे टिप स्पीड रेशियो जो है वो 5.1 के अकॉर्डिंगली है। अब अगले में लेक्चर में हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि नीचे जो उसने ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, दिस लुक्स क्लोजर टू द ऑप्टिमम रेंज ऑफ TSRs ना, ये पीछे हमारे पास ग्राफ्स गुजरे थे टिप स्पीड रेशियो के, तो वो आपने देखा था कि एक डिफरेंट स्पीड के ऊपर आपके पास जो थे वो मैक्सिमम वैल्यूज़ भी हमें मिली थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना ये टिप स्पीड रेशियो, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 6 के ऊपर आपको मैक्सिमम पावर मिली है, 4 से पहले है ही नहीं और 8 के बाद भी नहीं है, तो 6 टिप स्पीड रेशियो के ऊपर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिली है। तो अगर मैं ये वाली टरबाइन यूज़ करूँगा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी 6 के करीब करीब जो है वो 6 के करीब करीब वैल्यू रहे टिप स्पीड रेशियो की। तो वहाँ पर 5 आपके पास वैल्यू आ रही थी 5.1, तो वो वहाँ पर लिखा होता कि दैट लुक्स क्लोजर टू द रेंज ना। तो बेसिकली ये मुराद होता है रेंज का। अगर कोई बंदा कहता है कि 2 ब्लेडेड या 3 ब्लेडेड लगाओ, मैं देख लूँगा मुझे टिप स्पीड रेशियो कितनी चाहिए। अगर ये मैं अमेरिकन मल्टी ब्लेडेड लगाता हूँ, सपोज मैं अमेरिकन मल्टी ब्लेडेड यूज़ करता हूँ, तो इसका मुझे पता है कि 1 अगर मैं स्पीड रखूँ तो 1 के ऊपर मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अमेरिकन ब्लेडेड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं टिप स्पीड रेशियो को 1 रखूँ तो उसके ऊपर मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी मेरी है।
तो ये वो एक वे था जो कि आखिरी पार्ट में उसने एक और डिफरेंट एंगल से उसको देखा कि उसने आपको कहा कि पोल्स को चेंज कर दो और गियर रेशो आपने पहले कैलकुलेट की थी, फिर आपने टिप स्पीड रेशो कैलकुलेट की, तो वो वैसे को लॉजिक नहीं बन रही थी मतलब न्यूमेरिकल की ना। खैर स्टूडेंट तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि ये पार्ट लिखा हो जिसको करना, लेकिन मैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ जो कि मुझे फील होता है क्यों उसने ऐसा किया। ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि एफिशिएंसी कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कोई भी टरबाइन तो उसको किस टिप स्पीड रेशो पे चलाया जाए। तो स्पीड का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमने देख लिया, ये टिप स्पीड रेशो का भी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो पूछ लें, अदरवाइज यू कैन लीव। और जो लेट आए थे उनकी भी मैंने अटेंडेंस लगा दी है, तो वो वैसे ही जब क्लास का थोड़ा टाइम करीब आता है तो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स की तादाद भी कम होने लग जाती है। दरमियान में देख रहा था अब 12 है ना। ठीक है, चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और 11वां वीक मैं हूँ, बीच में तो 11 स्टूडेंट है।